ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मान के चलिए कि आप कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, कोविड ख़त्म हो गया। सपोज़ करिए एक आपका ट्रैवल का आपका एक टूर लगा हुआ है और आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, पहाड़ों पर, गर्मियों का मौसम है। क्या करेंगे आप जाने से पहले? आपको पता है कि आपको एक जर्नी करना है, 5 से 7 दिन घर से बाहर रहना है, तो आप नॉर्मली सबसे पहले तो आने जाने के आपके टिकट्स कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, एसी में रिजर्वेशन होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखा। आपके पास बैग्स हैं, वहाँ जाकर वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कुछ गर्म कपड़ों की ज़रूरत लग सकती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पर। इसके अलावा हो सकता है कि आप जब वहाँ पर जाएँ तो ऐसे टाइम पर पहुँच रहे हैं कि भाई मान लीजिए आप काफ़ी अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हैं या इवनिंग में पहुँच रहे हैं, लेट नाइट पहुँच रहे हैं, तो आपको लगता है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या सेफ साइड के लिए कुछ खाने पीने का सामान आपके पास होना चाहिए, आपके ग्रूमिंग, आपके एसेंशियल्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ होना चाहिए। तो हम जब भी कुछ इस तरीके की ट्रिप प्लान करते हैं, है ना, काफ़ी मन से करते हैं, हमें जाना है छुट्टियाँ मनाने, तो हम पहले से ही सारी चीज़ों की तैयारी करके रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम वहाँ पर घूमें, जब एंजॉय करें, तो हमें किसी चीज़ की कमी ना खले, आने जाने में हमें कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये क्या करती है, हमारी आगे की जो ट्रिप, हमारी जर्नी है, उसको एकदम स्मूथ बना देती है। ठीक उसी तरीके से जब एक इंस्ट्रक्टर क्लासरूम के अंदर जाता है और अपना एक लेक्चर डिलीवर करता है, तो वो भी चाहता है कि वो लेक्चर जो हो या वो लेसन हो, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट को समझ में आए, ट्रेनिंग्स को समझ में आए। इसके लिए जिस तरीके से आप ट्रैवलिंग में जा रहे थे, इंस्ट्रक्टर को भी कुछ उसी तरीके से तैयारियां करनी होती हैं कि वो इस पाठ के अंदर क्या पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए और सही तरीके से क्लास के अंदर अपने लेसन को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, या मैं बोलूँ एक टीचिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जिसे कहा जाता है लेसन प्लान। हमारे NSTI और ITOTS के अंदर या आपके CITS सिलेबस के अंदर ये एक एसेंशियल फॉर्मेट होता है, जो कि इंस्ट्रक्टर जब अपना क्लास प्रिपेयर करता है तो उसे क्लास किस तरीके से तैयार करना है और उसकी प्लानिंग क्या है, उसका रोड मैप क्या है, वो सारा कुछ उस प्लानिंग के अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर आ जाता है, जिसे कहा जाता है लेसन प्लान, जिसके बारे में हम यूनिट नंबर 4 में, यूनिट नंबर 6 में कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी तक हमने प्रैक्टिकल तौर पर ये नहीं जाना कि हम एक लेसन प्लान को बनाएंगे कैसे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि लेसन प्लान किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, NSTI, ITOT या CITS कोर्स कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपको एक अच्छा लेक्चर, एक अच्छी क्लास बनाने के लिए किस तरीके की प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होगी, ये आपको लेसन प्लान बताएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक लेसन प्लान के फॉर्मेट को किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीछे बोर्ड पर यहाँ पर मैंने एक लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाया हुआ है। लगभग सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये बेसिक पॉइंट्स तो कवर किए ही जाते हैं, और अगर आप इन बेसिक पॉइंट्स को सीख गए कि इनमें किस तरीके से जानकारी को फिल किया जाए, तो आप इसका उपयोग अपनी जब क्लास कंडक्ट करते हैं उस समय ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज मैंने क्लास करा तो मुझे दोबारा इसको ज़रूरत नहीं होगा क्लास करने को, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, महीने बर्बाद, साल बर्बाद, और मैं इन चीज़ों को भूल जाऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी एक बेहतर क्लास को कंडक्ट किया था। तो ये प्लानिंग एक रिकॉर्ड का भी काम करती है और हमें रास्ता तो दिखाई रही है एक रोड मैप की तरह। तो शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे पहले पॉइंट जो लिखा हुआ है ये है मेरा प्रिपरेशन। इससे पहले भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ट्रेड, डेट, पाठ योजना के अंदर, पार्ट नंबर, टाइम। ये इंस्टीट्यूट वाइज डिफर कर सकता है और ये बहुत ही सामान्य जानकारी है कि आपका व्यवसाय क्या है, किस दिनांक में हो रहा है, कितने समय का आपके लिए आपको समय दिया गया है इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए, इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें लगभग हर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफ़र करेंगी कि आप किस NSTI या किस ITOT में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रिपरेशन, या जिसको बोला जाता है तैयारी। हिंदी में मैं लिखते जाता हूँ यहाँ पर तैयारी। ये जो पॉइंट है या पूर्व तैयारी, 4 स्टेप टीचिंग का पहला पॉइंट है।
अगर आप हिंदी में लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे तो आपको तैयारी या पूर्व तैयारी मिलेगा, जिसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स आते हैं कि इंस्ट्रक्टर को अपनी तैयारी में क्या करना होगा क्लास शुरू करने के पहले। और मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि इस लेसन प्लान की हेल्प से आप क्लास कैसे कंडक्ट करेंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सक्सेसफुली क्लास आप कैसे कंडक्ट करेंगे अगर आपका लेसन प्लान सटीक बना हुआ है तो तैयारी के अंदर सबसे पहले टाइटल मान के चलते हैं। मैंने एक टॉपिक ले लिया, कोई भी आप एक टॉपिक ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा टॉपिक था ड्रिल जिग। तो ड्रिल जिग मेरा टॉपिक है, स्पष्ट तौर पर मैं टॉपिक वाली जगह पर या शीर्षक जिसको बोलेंगे वहाँ पर ये मैंने लिख दिया, ड्रिल जिग मान के चल रहा हूँ मेरा टॉपिक है। आपका कोई भी टॉपिक हो सकता है, किसी भी ट्रेड से रिलेटेड। यहाँ मैंने फिटर ट्रेड से ड्रिल जिग ले लिया। वेल्डिंग ले सकते हैं, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, जो भी आप चाहे। इलेक्ट्रीशियन में कोई टॉपिक ले सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ड्रिल जिग ले लिया। आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। हिंदी में बोला जाता है ऑब्जेक्टिव को उद्देश्य। अगर इस पॉइंट को, ऑब्जेक्टिव को आपने सही तरीके से कंडक्ट कर दिया और सही तरीके से बना लिया तो आपका आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। आगे आपका लेसन प्लान फिर कुछ नहीं बचता अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स सही से डिसाइड कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य क्या होगा कि अगर इस पार्ट को मैं पढ़ा देता हूँ, इस लेसन को पढ़ा देता हूँ, तो प्रशिक्षु या ट्रेनी क्या क्या चीज़ें सीख जाएगा। जैसे मान के चलिए ड्रिल जिग पढ़ाने का मैं अगर कोशिश कर रहा हूँ या मैं ड्रिल जिग पढ़ाने जा रहा हूँ तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस पार्ट को पढ़ाने के बाद एटलीस्ट जो प्रशिक्षु है मेरा वो ड्रिल जिग की परिभाषा बता पाए, ड्रिल जिग की संरचना बता पाए, उसके प्रकार बता पाए, उसके अनुप्रयोग बता पाए, उसके लाभ हानियाँ जो भी है किसी भी तरह के टॉपिक में। अगर ड्रिल जिग में बात करूँ तो मैं चाहूँगा कि परिभाषा, उसकी संरचना और उसके प्रकार, ये 3 चीज़ें तो बता ही पाए। ठीक है, तो उन्हीं पॉइंट्स को, इन उद्देश्य को लेकर मैं एक क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ड्रिल जिग, जिसके लिए मैं प्लान करूँगा कि फिर मुझे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे कितनी देर की क्लास लेना, उसके आधार पर मैं उतने उद्देश्य डिसाइड करूँगा। कम से कम 2 उद्देश्य किसी भी क्लास के होना चाहिए, अधिक से अधिक 4, क्योंकि आप इतने कम समय में बहुत ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा करेंगे तो क्लास कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के आगे, एट द एंड ऑफ दिस लेसन दैट लर्नर्स और ट्रेनीज विल बी एबल टू। पहले मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ कंप्लीट कि एट द एंड ऑफ दिस लेसन दैट लर्नर्स विल बी एबल टू। अब मैंने पहले ही बता दिया है कि डिफाइन कर पाएंगे, तो क्या करना है, एबल टू के बाद हमेशा हमारा क्या आएगा, एक एक्शन वर्ब। तो टू के बाद यहाँ पर आना चाहिए एक्शन वर्ब, या सिंपल मैं बोलूँ वर्ब, है ना। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं, टू जब भी कहीं पर सेंटेंस खत्म होगा, टू आया है तो टू के बाद हमेशा एक वर्ब आती है। तो यहां पर कौन सी वर्ब आएगी, सबसे पहले मैं चाहता हूं ड्रिल जिग की डेफिनेशन बता पाए। तो एबल टू डिफाइन ड्रिल जिग, एबल टू डिफाइन ड्रिल जिग मतलब ड्रिल जिग को परिभाषित कर सकेंगे। हिंदी में अगर इसी लाइन का मतलब पढ़े तो इस पाठ की समाप्ति पर प्रशिक्षु योग्य हो जाएगा। इस पाठ की समाप्ति पर, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस पाठ की समाप्ति पर प्रशिक्षु योग्य हो जाएगा। किस चीज के योग्य हो जाएगा, या आपने पहले से डिसाइड कर रखा है परिभाषा बताने में, तो लिख दिया ड्रिल जिग की परिभाषा बताने में या ड्रिल जिग को परिभाषित करने में, परिभाषित करने में, ड्रिल जिग को परिभाषित करने में। ठीक है, अगेन ये जो मैंने बताया एक्शन वर्ब क्या होगी, डिफाइन हो सकती है, एक डिफाइन एक एक्शन वर्ब है, स्टेट, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, ठीक है, ये सारी की सारी आ जाएंगी आपकी एक्शन वर्ब। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में कि ड्रिल जिग का ही ये टॉपिक चल रहा है। एट द एंड ऑफ दिस लेसन आप चाहते हैं कि आपका प्रशिक्षु ड्रिल जिग का कंस्ट्रक्शन बता पाए, उसकी संरचना बता पाए, तो कैसे लिखेंगे, एट द एंड ऑफ दिस लेसन दैट लर्नर्स विल बी एबल टू explain constructional
फीचर्स ऑफ ड्रिल जिग। ओके, तो यहां पर मेरा ये जो एक्शन वर्ब है, यहां पर मैंने एक्सप्लेन यूज करा, इससे पहले डिफाइन करा था। तो क्या हो गया, इस पाठ की समाप्ति के बाद प्रशिक्षु बता सकेंगे ड्रिल जिग के संरचनात्मक तत्वों के बारे में, या बता सकेंगे ड्रिल जिग के संरचनात्मक तत्व। आप इतना भी लिखेंगे हिंदी में तो चलेगा, बट इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो एक एक्शन वर्ब जरूर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रकार एबल टू स्टेट, एक और वर्ब ले, एबल टू स्टेट या एबल टू इलेबोरेट कर देते हैं, इसको और ज़्यादा अच्छा रहेगा। इलेबोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिग, ऑफ ड्रिल जिग। तो आप कोई भी चाहें एक्शन वर्ब यूज कर सकते हैं। एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, डेफिनेटली जब आप अगर एक टाइप्स पढ़ा देंगे, अगर आप ड्रिल जिग के टाइप्स पढ़ा रहे हैं तो कहीं भी कोई ड्रिल जिग देखा जाएगा तो उसे क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, है ना, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल जिग। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप की एक्शन वर्ब आप यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो बार बार डिफाइन, एक्सप्लेन यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप एक्शन वर्ब रख सकते हैं। हिंदी में एक बार फिर से करते हैं। इस पाठ की समाप्ति के बाद प्रशिक्षु योग्य हो जाएगा विभिन्न प्रकार के ड्रिल जिग को पहचानने में। यह आपका हिंदी में हो गया। तो याद रखेंगे, इस लाइन का मतलब आपको हिंदी में फॉर्मेट जब दिया जाएगा तो हिंदी में लिखा होगा इस पाठ की समाप्ति पर प्रशिक्षु योग्य हो जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इस पाठ की समाप्ति के बाद प्रशिक्षु योग्य हो जाएगा हिंदी में। आप फिर अपने आप से पूछते हैं कि आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, उनको आप इसको फॉर्मेट में लिख देंगे। अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो एक एक्शन वर्ब लिखी और आपने आपका टॉपिक जो पढ़ाने वाले हैं या सब टॉपिक जो आप पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद ये काम खत्म हुआ तो समझिए आपका 40% टॉपिक रेडी हो गया, आपका लेसन प्लान रेडी हो गया। इसके बाद आता है सेकंड, टीचिंग एड्स। इसके अंदर टीचिंग एड्स होते हैं शिक्षण सहायक। हिंदी में इन्हें बोला जाएगा शिक्षण सहायक, इन्हें बोला जाता है टीचिंग एड, मतलब शिक्षण सहायक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब क्लासरूम के अंदर आप क्लास ले रहे हैं उस समय आपको जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है जो कि आपकी क्लास के लिए या आपके लेसन को पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड, एक मार्कर, एक इरेज़र, हो सकता है आप किसी चार्ट का यूज़ कर रहे हैं। मैं डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिल जिग को दिखाने के लिए मुझे एक चार्ट की आवश्यकता है जिसमें मैंने बहुत सारे ड्रिल जिग के टाइप्स के डायग्राम बना रखे हैं, उसकी आवश्यकता है तो वहाँ मैं चार्ट लिख दूंगा। हो सकता है कोई ड्रिल जिग का मैं मॉडल लेकर आया हूँ तो मॉडल मैंने यूज़ करा तो मॉडल कराएं। हो सकता है आप पीपीटी प्रेजेंटेशन बना रहे हो जो प्रोजेक्टर पे शो कर रहे हो तो आपको एक प्रोजेक्टर, एक कंप्यूटर, ये आपकी शिक्षण सहायक हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का शिक्षण सहायक यूज़ कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सीधा सीधा लिख देना है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद इंट्रोडक्शन, ये होता है इंट्रोडक्शन मतलब परिचय। किसका परिचय, टॉपिक का परिचय। कैसे करना है देखते हैं अभी। ये हो गया आपका परिचय। परिचय के अंदर क्या है कि आपको टॉपिक जो पढ़ाना है या आपको जो भी लेसन पढ़ाना है, अगर आप उसको प्रशिक्षुओं के सामने सीधा बता देंगे, उसका सस्पेंस ही नहीं रहेगा कोई, तो प्रशिक्षु क्या है, जो ट्रेनी है, वो सब जो बैठे हुए हैं पूरे क्लासरूम के अंदर, सब अलग अलग माइंडसेट के साथ बैठे हुए, किसी का दिमाग कहीं बाहर है, किसी का कहीं और कुछ काम कर रहा है। आपको सबको कनेक्ट करना है, एक जगह पर लाना है, उसके बाद सिखाना है। तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा पढ़ाने का, तभी आपका उद्देश्य पूरा होगा कि आप उसे जो सिखाना चाहते हैं वो सीखें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक को सही तरीके से परिभाषित या परिचय उसका देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा नया टॉपिक है जिससे स्टूडेंट हमारा अभी तक रूबरू नहीं हुआ है, उसको किसी पुराने लेसन के साथ जो आपने पढ़ा दिया है उसे अच्छी तरीके से उसके साथ उसे जोड़ देते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ लॉ ऑफ टीचिंग जो हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था, तो इसे बोला जाता है कि टीच फ्रॉम नोन टू अननोन। हमेशा ज्ञात से अज्ञात की तरफ पढ़ाना सही होता है। इससे होगा ये कि जो अज्ञात चीज़ है उसको प्रशिक्षु पुरानी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर पाएगा और जल्दी सीख पाएगा।
तो पाठ को शुरू करते समय हम ज्ञात चीज से अज्ञात चीज की तरफ प्रशिक्षु को लाकर टॉपिक को परिचित करते हैं स्टूडेंट के सामने, या उसे रूबरू कराते हैं उस लेसन से। तो ये जो रिव्यू है परिचय के अंदर एक मेथड समीक्षा, जिसे हिंदी में कहा जाता है समीक्षा करना, तो समीक्षा के अंदर यही होगा कि हम एक पुराने पाठ के साथ नए पाठ को कनेक्ट कर देते हैं। परिचय देने का या इंट्रोडक्शन करने का ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक और चीज होती है, प्रशिक्षु तब तक नहीं सीखेगा। अच्छा, समीक्षा आप करेंगे तो आपको लिखना कैसे है? यहाँ पर आप सिंपली आपका जो भी टॉपिक है, मान के चलिए ड्रिल जिग के पहले हमने फिक्सचर पढ़ा दिया था, एक एग्जाम्पल, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर मैं फिक्सचर से रिलेट करूंगा, फिक्सचर से संबंध बताकर, ये लिख दिया मैंने कि मैं फिक्सचर के साथ संबंध बताकर यहाँ पर ड्रिल जिग पढ़ाऊंगा। तो ये मुझे हमेशा के लिए रिमेंबर रह गया कि मैं फिक्सचर के साथ किस तरीके से ड्रिल जिग को कनेक्ट कर रहा हूँ। या फिर दूसरा काम है, मुझे स्टूडेंट को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक और लॉ बोलता है टीचिंग का कि प्रशिक्षु तब तक नहीं सीखेगा जब तक वो सीखने के लिए तत्पर हो, जब तक वो सीखने के लिए तैयार हो। और अगर वो तैयार नहीं है तो इंस्ट्रक्टर का या टीचर का ये काम होता है कि वो ट्रेनी को प्रिपेयर करे। अब ट्रेनी को प्रिपेयर फिजिकली तो करना नहीं है कि तैयार करके बैठा दिया, उसे मेंटली प्रिपेयर करना है। और मेंटली प्रिपेयर करने के लिए किसी चीज़ को सिखाना है, बताना है, आप फ़ायदे बताइए, है ना। हो सकता है किसी स्टोरी के फॉर्म में हम उसे कनेक्ट कर दें, कोई शौक देकर, किसी एप्लीकेशन वे में, हिस्ट्री बताकर। तो कोई भी ऐसा तरीका जो मोटिवेट कर सके स्टूडेंट्स को टॉपिक को या लेसन को सीखने में, हमें उसको यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर आप पूरा का पूरा मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोला जाएगा? प्रेरणा, प्रेरणा देना है। ये प्रेरणा किसी कहानी के माध्यम से, किसी घटना के माध्यम से, कोई आपके साथ अनुभव हुआ हो उस अनुभव के माध्यम से, हिस्ट्री के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, जो ड्रिल जिग है मान लीजिए जो टॉपिक है उसके अनुप्रयोग के माध्यम से, फ्यूचर में किस तरीके से उपयोगी स्टूडेंट्स को उसके माध्यम से, किसी भी तरीके से मोटिवेट करना है, उसे प्रेरित करना है कि वो टॉपिक सीखे। और यहाँ पर आप वो किस तरीके से प्रेरित करने वाले हैं, इन शॉर्ट वो चीज़ लिख देंगे। सपोज करिए आप एक कहानी से करने वाले हैं। कौन सी कहानी से करने वाले हैं? अभी मैं कनेक्शन नहीं देख रहा हूँ, आपको लिखने का सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी। अब वो कहानी आप पूरी बताकर ड्रिल जिग से कनेक्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, लेकिन आपको लिखना कैसे है? आप यहाँ पे लिख देंगे खरगोश और कछुए की दौड़ वाली कहानी। इसलिए आपके लिए है, लेसन प्लान आपका मटेरियल है, स्टूडेंट को देने का नहीं है। तो ये आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखकर समझ जाएंगे, अच्छा वो दौड़ वाली कहानी बताऊंगा और इससे मैं कनेक्ट कर दूंगा, इससे मैं छात्रों को या प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित कर दूंगा। तो वो कहानी बस मुझे रिकॉल करना है कि हाँ, इस टॉपिक के लिए मैंने प्रशिक्षणार्थियों को प्रेरित करने का तरीका दौड़ वाली कहानी था, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो जो भी आपका तरीका है प्रेरित करने का, 1 या 2 लाइन में यहाँ पर लिख देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। ये आपका जो काम है पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन के अंदर था, और ये 4 स्टेप टीचिंग का पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरा पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या काम करना है? प्रेजेंटेशन को बोला जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर अगर आप फॉर्मेट देखेंगे लेसन प्लान का, तो 3 पार्ट है। टॉपिक मतलब शीर्षक, इंफॉर्मेशन पॉइंट मतलब सूचना के बिंदु या निर्देश के बिंदु, और तीसरा स्पॉट हिंट मतलब तत्काल संकेत। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था अगर आपने उद्देश्य क्लियर कर दिए हैं तो यहाँ पर आपका काम बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आप बताने वाले हैं डिफाइन ड्रिल जिग। सबसे पहले मतलब मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहला टॉपिक में मैं क्या लिखूंगा, वो हेडिंग्स जिनके तहत मैं इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शीर्षक के अंदर या टॉपिक के अंदर वो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स लिखी जाएंगी जिनके तहत ये पाठ पढ़ाया जाएगा। तो मैं क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले परिभाषा। ओके, मैंने लिख दिया ड्रिल जिग का परिभाषा बताऊंगा। निर्देश के बिंदु में शॉर्ट में ड्रिल जिग की परिभाषा लिखूंगा। स्पॉट हिंट के अंदर मैं वो पॉइंट लिखूंगा जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जरूरी है और मेरे पढ़ाते समय शायद मैं भी भूल जाऊं, लेकिन प्रशिक्षुओं को बताना बहुत जरूरी है। कोई सिंबल हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है, ये एक छोटा सा चित्र भी हो सकता है, कोई ISO हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। किसमें? तत्काल संकेत में। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देखते साथ ही हमें याद आ जाना चाहिए।
इसके बाद परिभाषा के बाद था कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ड्रिल जिग। दूसरा मैं बताऊंगा क्या, ड्रिल जिग की संरचना या कंस्ट्रक्शनल फीचर, यहां मैंने लिख दिया संरचना, दूसरा पॉइंट। इसके तहत जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन पॉइंट के अंदर शॉर्ट में, क्योंकि आप क्या करेंगे उस शॉर्ट डिटेल को फुली एक्सप्लेन करेंगे जब आप क्लास लेंगे, मगर ये आपको क्या एक रास्ता दिखा रहा है कि किस तरीके से आपको बताना है और क्या क्या बताना है, तो उतनी जानकारी आप यहाँ पर लिख देंगे। मान लीजिए ड्रिल जिग के जो तत्व हैं, बॉडी है, लोकेटर स्पिन है, वो सारे के सारे आपने पॉइंट्स लिख लिए और एक छोटा सा डायग्राम बना लिया, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे ये आपके ऊपर है। स्पॉट हिंट में हो सकता है आप एक छोटा सा डायग्राम बना लें यहाँ पर। इसके बाद ड्रिल जिग के प्रकार, यहाँ पर जगह नहीं है और चलता रहेगा टॉपिक, तो आप फिर तीसरा आपका पॉइंट था प्रकार बताना, क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिफरेंट टाइप के ड्रिल जिग्स को, तो आपने तीसरा पॉइंट लिखा प्रकार। मैं लिख देता हूँ संरचना मिटाकर, मान लीजिए यहाँ पर तीसरा भी चल रहा था, तो यहाँ पर मेरा आ गया पॉइंट क्या, प्रकार। आपको जो फॉर्मेट मिलेगा उसमें पूरी जगह होगी प्रकार या टाइप्स, ये आपकी हेडिंग हो गई। इसके तहत डिफरेंट टाइप के ड्रिल जिग्स हैं वो आप पढ़ा देंगे। यहाँ पे लिख दिया आपने, बॉक्स जिग हो गया, प्लेन जिग हो गया, जो भी आपके ड्रिल जिग के टाइप होते हैं वो आपने लिखे। स्पॉट हिंट के अंदर अब मैंने जो चार्ट प्रिपेयर कर रखा था, इस जगह जरूरी है मुझे दिखाना, मैंने लिख दिया स्पॉट हिंट के अंदर कि चार्ट दिखाएं, इस पॉइंट के आगे लिख दिया चार्ट दिखाएं। ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया कि यार भूल ना जाऊं, पढ़ाते पढ़ाते खो गए और हम यही भूल गए कि हमको चार्ट भी दिखाना था। ऐसा होगा आपके साथ जब आप पहली दूसरी बार क्लास करेंगे, तो ये आपको भूलने नहीं देगा। आपका लेसन प्लान, आपका मैप है, भटकने नहीं देगा आपको। तो आई होप कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे कि टॉपिक किस तरीके से लिखना है। निर्देश के बिंदु, जो भी बुक आप रिफर कर रहे हैं, इंटरनेट से कोई जानकारी पढ़ रहे हैं, वहाँ से देखकर शॉर्ट में वो जानकारी आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसको आप क्लास के अंदर अच्छी तरह से छात्रों के सामने समझा सकें। स्पॉट हिंट के अंदर कोई सिंबल है, कोई डायग्राम है, कोई चार्ट आपको दिखाना है, कहाँ पर कोई पीपीटी दिखाना है, जो भी आपको ज़रूरी चीज़ें लगती हैं जो तत्काल संकेत के फॉर्म में आप यूज़ कर पाएँ, उसे आप लिख देंगे। यहाँ पर आपका काम खत्म होता है प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन का। तीसरा पॉइंट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का हिंदी हो जाता है अनुप्रयोग। एप्लीकेशन का हिंदी है अनुप्रयोग। किसका अनुप्रयोग, क्या ड्रिल जिग का? बिल्कुल नहीं, ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है कि टॉपिक के अनुप्रयोग, वो तो आप प्रेजेंटेशन के अंदर बता ही देंगे, जो है वो आप टॉपिक के अंदर बता ही देंगे कि आपको क्या उसके लाभ हैं, अनुप्रयोग हैं, हानियां हैं, वो सब आप टॉपिक के अंदर बता देंगे। अनुप्रयोग का यहाँ पर मतलब है कि जो टॉपिक या जो क्लास अभी अभी आपने लिया वो कितना इफेक्टिव था, स्टूडेंट कितना सीखा, क्या उसे कोई डाउट है, इस चीज़ को पता कैसे करा जाएगा। इस चीज़ को पता करने का सबसे अच्छा तरीका है आप क्वेश्चंस पूछिए, और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन स्टेज में, वो मैं आपको जब टॉपिक क्लास किस तरीके से ली जाए उसके अंदर मैं आपको वो बताऊंगा कि एप्लीकेशन स्टेज में आप किस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, प्रश्नों को पूछने का तरीका। लेकिन अभी के लिए फॉर्मेट तैयार करना है तो हमें याद रखना है कि अनुप्रयोग में क्या करना है, हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, उन क्वेश्चंस को हम क्लास में पूछेंगे। क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो जो हमने अभी टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक को जो हमने अभी जो भी संबंधित चीज़ें, तथ्य, जो भी हमने निर्देश के बिंदु बताए, उसी के आधार पर ही हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। 1 2 3 4 प्रश्न तक आप लिखिए। यहाँ पर आपके फॉर्मेट में इतना जगह रहेगा कि करीब करीब 4 प्रश्न आप उसमें पूछेंगे। इसके बाद समरी, मतलब इसे बोला जाता है सारांश। समरी का हिंदी हो जाएगा सारांश। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है कि ये संभव नहीं है कि आपकी 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ रूबरू हो जाएं। एप्लीकेशन स्टेज में हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स से आपने प्रश्न नहीं पूछा और उसे कोई डाउट है, तो पूरी क्लास को ये मानकर कि ठीक है, अगर अब भी कोई शंका है, कोई डाउट है, तो मैं जब रिवाइज करूँगा तो आप उसको देखिए, सुनिए, और अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो सारांश में आपको सिर्फ इतना लिखना होगा कि पूरे पाठ को, जो भी आपने समय ले रखा है, मान लीजिए अगर आपकी 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास है तो करीब 10 मिनट का, 8 से 10 मिनट का आप क्या करेंगे, सारांश करेंगे। तो पूरी क्लास को 8 से 10 मिनट में, और छोटी क्लास है तो 5 से 7 मिनट में, या सिंपल संपूर्ण क्लास को संक्षेप में दोहराएं। मैं फिर से हिंदी बोल रहा हूँ, संपूर्ण क्लास को, संपूर्ण कक्षा को या संपूर्ण पाठ को संक्षेप में दोहराना, ये सारांश के अंदर लिख देंगे। होगा इससे फ़ायदा ये कि अगर आप कहीं भूल जाते हैं इस चीज़ को करना, तो देखकर याद आ जाएगा कि यहाँ पर आपको
रिवाइज करना है। इंग्लिश में लिखेंगे रिवाइज या समराइज होल लेसन अगेन इन शॉर्ट, ये हो जाएगा समरी के अंदर। तो ये आपका थर्ड जो एप्लीकेशन पार्ट है अनुप्रयोग, इसमें आपको मेनली क्वेश्चन करना है, ये खत्म हुआ। इसके बाद आता है टेस्ट, चौथे नंबर का जो आपका पार्ट है टेस्ट। टेस्ट के अंदर भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन होता क्या है एप्लीकेशन स्टेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेस्ट में ये एक दूसरे से अलग होना चाहिए। आप वही के वही क्वेश्चन ना पूछें, और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका, टेस्ट में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं इनको करने का तरीका भी अलग होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेस्ट में क्या करना है, टेस्ट में भी हमें क्वेश्चंस ही लिखना है, ठीक है, वैसे क्वेश्चन जो इससे अलग हो। कई जगह फॉर्मेट्स में आपको टेस्ट की जगह असाइनमेंट भी मिलेगा। एक्चुअली ये होता असाइनमेंट ही है कि रिटर्न फॉर्म में आपने असाइनमेंट दे दिया और स्टूडेंट फिर उसे परफॉर्म करेगा। लेकिन जब हम क्लास परफॉर्म करते हैं 4 स्टेप टीचिंग के अकॉर्डिंग, और आपका इस पर प्रैक्टिकल होना है 100 मार्क्स का टीचिंग प्रैक्टिस के ऊपर, वहाँ पर इन क्लासरूम आपको टेस्ट कंडक्ट कर कर जो चौथा हमारा स्टेज है परीक्षण बोलते हैं, जिसे टेस्ट को बोलते हैं परीक्षण, परीक्षण को वहाँ परफॉर्म करके दिखाना है। तो उस समय आप ओरल क्वेश्चन करना सबसे सटीक रहता है, क्योंकि असाइनमेंट देंगे कब मिलेगा, आप उसे परफॉर्म नहीं कर सकते रिटर्न फॉर्म में। तो ओरली फॉर्म में आपको क्वेश्चंस को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपने लिख रखे होते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आप क्लास में पूछते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बनाने के लिए लेसन प्लान को, फॉर्मेट को भरने के लिए आपको क्या करना है, आपको टेस्ट स्टेज में कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं ड्रिल जिग से संबंधित जो आपने पढ़ा है। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा था ड्रिल जिग को परिभाषित करें, यहाँ पर आपने लिख लिया कि बॉक्स टाइप का ड्रिल जिग किस जगह प्रयोग करा जाता है। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन, सामान्य से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस, ऐसा बहुत घुमाने वाला, परेशान करने वाला या कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं डाल देना है जो आपने पढ़ाया ही नहीं, चलो मजे लेंगे परेशान करेंगे स्टूडेंट्स को डाल दो, ये गलत होगा। ये आपकी क्लास को गलत वे में ले जाएगा, बेकार कर देगा, हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी। तो क्वेश्चंस सावधानी के साथ सटीक जानकारी के आधार पर ही बनाएं। ये आपका हो जाएगा चौथा स्टेज, परीक्षण या टेस्ट, जिसे असाइनमेंट भी बोलते हैं, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद ये जितना मैंने आपको बताया फॉर्मेट, ये लगभग सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं सबके कॉमन होते हैं। कई जगह होगा नेक्स्ट लेसन लिखा होगा, अगला पाठ आप क्या पढ़ाने वाले हैं उसमें वो लिख देंगे, क्योंकि हो सकता है आप जाने से पूर्व एक एडवांस में बता दें कि मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आप इसको पढ़ कर आइए। सिग्नेचर हो सकते हैं, कुछ रेफरेंसेस कि आपने इस लेसन को कहाँ से बनाया, आप वो रेफरेंस लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा भविष्य में कभी आपको और जानकारी ऐड करना है तो आप ऐड कर पाएँ। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका किस इंस्टीट्यूट का फॉर्मेट है, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी ये होगी जो कोई भी लेसन प्लान हो, चाहे आप CITS के लिए बनाएं, स्कूल के लिए बनाएं या हायर एजुकेशन के लिए बनाएं, ये तो कॉमन ही रहेंगे। तो आई होप एक लेसन प्लान के अंदर जानकारी किस तरीके से फिल करना है, इसे किस तरीके से इस फॉर्मेट को भरना है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक लॉजिकल वे में इसको आप बनाइए, ठीक है। लॉजिकल वे में बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप उसे सही से प्रेजेंट कर पाएंगे। सिर्फ भरने के तौर पे मत करिए कि हमें इसे भर देना है, समझकर सटीक प्लानिंग बनाकर अगर आपने लेसन प्लान बनाया अपना, तो आपकी क्लास उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगी। तो आई होप जो आज मैंने आपको यहाँ पर लेसन प्लान किस तरीके से बताना है ये समझ में आया होगा। कोई भी अगर इसमें डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर अपने कमेंट्स लिखिए, बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसमें लिखिए। और मेरा अगर मानेंगे आप तो एक लेसन प्लान बनाइए इसके ऊपर, आपको जो दिक्कत होगी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसमें हेल्प कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा है आपको तो डेफिनेटली एक लेसन प्लान ज़रूर बनाइए। थैंक यू वेरी मच।